पंजाब में पेपर लीक हुआ मानते हैं आप? पंजाब में पेपर लीक हुआ। जब पंजाब में पेपर लीक होता है, पंजाब भी हमारा संघीय ढांचा है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका से दिल्ली आया जा सकता है, दिल्ली से चंडीगढ़ क्यों नहीं जाया जा सकता है? अगर सरकार अपने मंत्री से इस्तीफा दिलाती है तो इसका मतलब आप समझते हैं कि सरकार जानती है कि सरकार से गलतियां यहाँ पे हुई हैं? सरकार ने ना गलती की वजह इस्तीफा दिया, गलती का समाधान इस्तीफा कभी नहीं होता। कि जैसे कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन खासतौर पे जब आपको लोग सुनते हैं एपी सिंह का तो सबसे पहले जिक्र आता है निर्भया कांड। जी। आपने उस बच्ची जिसके लिए पूरा देश खड़ा था उसके विरोध में मतलब जो भी कातिल हैं, जो भी जिनको देश चाहता था कि इनको फांसी की सजा मिले, आप उनके बचाव में क्या लगता है कुछ हो पाएगा आरक्षण में या फिर नहीं? देखिए, आरक्षण आपको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धब्बा है। जातिगत आरक्षण आप दुनिया भर में जाता हूँ, किसी भी देश में जातिगत आरक्षण नहीं। हमारे कितने क्लाइंट ऐसे, संत रामपाल दास महाराज, आज भी उनकी ब्लैंक एक चेक नहीं ब्लैंक चेक बुक रखी। नमस्ते, सौहार्द द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। और आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता, सबसे चर्चित वकीलों में से एक, विवादित वकील भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बयानबाजी को लेकर के, अपने इंटरव्यूज़ को लेकर के सदैव चर्चा में रहते हैं और बयानों में रहते हैं और उसी तरीके के केसेस भी हैंडल करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत। और आज हम कई पहलुओं पे बात करेंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट जिस तरीके से हुआ, लगभग 2 महीने स्टार्ट हुआ था, अब 2 महीने हो गए और अंततः जंजी के सामने सरकार जो है समर्पण कर दी और उनकी बातों को माना गया। दूसरा, पप्पू यादव जिस तरीके से भगवा चोला पहन करके और संसद के बाहर राम मंदिर की दान पेटी लेकर के और भगवा पहन करके चीज़ें कर रहे थे, कुछ उसे नौटंकीबाजी कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि ये सनातन और भगवा का अपमान है। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जो भी चीज़ें हुई, कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें फंडिंग रही, और एक अभी नया स्टार्ट हुआ है आरक्षण। तो इन तमाम विषयों पे बात करेंगे सर से। और शुरुआत करते हैं सर सीजेपी से। जी। जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, अभिजीत अमेरिका से आए और उसके बाद एक हल्की सी चिंगारी एक विशाल आग बन जाएगी, आप कभी सोचा गया था? नहीं, विशाल नहीं, वो प्लान के तहत आए। कोई वहाँ जाता है भारत से प्यार वाला तो क्या जाएगा, लेकिन वहाँ से आए, फंडिंग हुई प्लान के साथ। आम आदमी पार्टी का पूरा था, फोर्ड फाउंडेशन का था, जिन्होंने पहले इस तरह से किया था उसी तरह से इस तरह लोग संलग्न थे। और लगातार आपने देखा, इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा, जंतर मंतर पर खाना सड़ा, जोमेटो का लाया हुआ खाना सड़ा पड़ा रहा, मतलब उससे बीमारियां फैलने लगी, इतना अधिक भंडारण हो गया। आज झारखंड में आंदोलन 16वां दिन है छात्रों का, 16 दिन हो गए आंदोलन। लेकिन ये तो जो आ रहा था ना, ये तो ये कहा जा रहा था जैसे कि जो प्यार करने वाले हैं, जंजी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो तमाम दुनिया से वो 500, 1000, 2000 भेज रहे हैं कि उनके लिए पानी और खाने की व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारत का ही तो हिस्सा है झारखंड। झारखंड में उन बच्चों के लिए प्यार क्यों नहीं, उन छात्रों के लिए प्यार क्यों नहीं, उन छात्राओं के लिए प्यार नहीं? चलिए, आपने झारखंड को समझ लिया है, शायद वहाँ दूसरे दल की, विपक्ष की सरकार है, इसलिए आपको लगता है उनमें नहीं देना, उनके बच्चे नहीं। आसाम में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में तो कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। कहाँ गए लोग? मौनी बाबा हो गए। कहाँ गए? विदेशों में। खबरें तो आप जैसे देश के वरिष्ठ पत्रकार चला रहे हैं, आसाम की खबरें भी चल रही हैं, बाढ़ पीड़ितों की खबरें भी चल रही हैं। आपदा आती है, उत्तरकाशी की आपदा आई, कितने लोगों ने क्या क्या चैरिटी की, इस देश के लोगों ने चैरिटी की, विदेशों से ऐसी कोई चैरिटी नहीं। इसका मतलब देश के, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की आप बात करिए, सनातन धर्म को गाली देने की बात करिए, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की बात करिए, देश के मानव संसाधन मंत्री की बेटी को गाली देने की बात करिए, और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलिए, आपको बहुत फंडिंग आएगी। भारत को अस्थिर करिए, आपको बहुत फंडिंग आएगी। तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे का नारा लगाइए, आपको बहुत फंडिंग आएगी। ये लोग हैं 21 बच्चे सर मर गए थे, पेपर लीक का मामला कितना बड़ा मुद्दा रहा है।
आप समझिए, उन बच्चों की पीड़ा समझिए, उनके परिवार की पीड़ा समझिए। और वो बच्चे आ करके सारा काम धाम छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे आ करके, आप सोचिए, ना तो सही से नहा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, सड़कों पे लेटे हुए हैं। ऊपर से सरकार के कहने पे पुलिस जो है लाठी चार्ज कर देती है, तमाम लोगों के सर फट गए, हाथ पांव टूट गए। उत्तर प्रदेश में हाथरस जगह है, वहाँ नारायण साकारहरी भोले बाबा का सत्संग था, सत्य का साथ था। भगदड़ मचाई गई, भगदड़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, कितने लोग बर्बाद हो गए, मृत्यु हुई, स्वर्ग सिधार गए। अखिलेश यादव जी के अलावा किसी भी एक व्यक्ति ने बताइए जिसने वहाँ के मृतकों के लिए, मृतकों की बात बता रहा हूँ, सैकड़ों की लिस्ट थी, घायलों की सैकड़ों की लिस्ट थी, लेकिन किसी ने उनके लिए ब्लड डोनेशन किया हो, किसी ने उनकी आर्थिक मदद की हो, किसी ने उनकी समाज के आधार पर मदद की हो, किसी ने उन मृतकों के परिवार को नौकरी दी हो। मैंने वो पूरा केस लड़ा, मुझे पता है कैसे कैसे व्यवस्थाएं हुई। सिर्फ भारत सरकार ने 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिए, 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए मृतकों को, 1 लाख रुपए हमारे कहने पर अखिलेश यादव जी ने भी दिए, मदद दी। इसके अलावा कोई सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ, कोई फोर्ड संस्थान, कोई बहन मायावती जी, कोई अरविंद केजरीवाल जी, कोई किसी और दल का, कोई अभिजीत दीप के, कोई भी नहीं आया उनकी मदद के लिए। तो हम कैसे मान लें कि बिना राजनीति के, बिना सत्ता के ध्रुवीकरण के कोई मदद भी करना चाहता है? जब उसे सरकार का विरोध करने का मन करता है तभी उसके मदद करने के मन भाव जागते हैं। लेकिन क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं था? ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की कि नीट पेपर इस तरीके से अगर लीक हो रहा है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? और अगर उस चीज़ को लेकर के अभिजीत आ करके और उनकी मांगों को लेकर के धरने बैठे तो उसमें गलत कहाँ पे? कोई गलत नहीं। पंजाब में पेपर लीक हुआ, मानते हैं आप पंजाब में पेपर लीक हुआ? जब पंजाब में पेपर लीक होता है, पंजाब भी हमारा संघीय ढांचा है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका से दिल्ली आया जा सकता है, दिल्ली से चंडीगढ़ क्यों नहीं जाया जा सकता है? वहां क्यों नहीं धरना हो सकता है? वहां क्यों नहीं आंदोलन हो सकता है? वहां की जनजी, क्या डीएनए खत्म हो गया है? क्या पंजाब का जनजीए सरदार भगत सिंह का डीएनए नहीं है? क्या पंजाब की धरती सरदार भगत सिंह की वो धरती नहीं रही जो कहते थे हम अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ जो धान लगा रहे हैं वो बंदूकें बो रहे हैं? वही पंजाब की धरती थी जिसने सरदार भगत सिंह को जन्म दिया, जिसने जलियांवाला बाग कांड जैसा करके देश को आजादी की लड़ाई लड़ाई और सॉन्डर्स को भी सजा याफ्त कराया, अंग्रेजों ने कराया। तो वो पंजाब अब जनजी मुक्त हो गया क्या? जनजी विहीन हो गया क्या? झारखंड में विरोध खत्म हो गया क्या? पेपर लीक तो वहां भी हुआ। पेपर लीक केंद्र सरकार से जुड़ा है तो विरोध, पेपर लीक आम आदमी पार्टी से जुड़ा है तो कोई विरोध नहीं। ये दिख रहा है, देश की जनता को दिखा है सब। तो उस पर भी तो कह रहे हैं कि हम वहाँ भी जाएंगे और अगर इस तरीके की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी आंदोलन होगा। और अगर आप यहाँ पे, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर अभिजीत आ करके जिस तरीके से चीज़ें करते हैं और उसके बाद अगर सरकार अपने मंत्री से इस्तीफ़ा दिलाती है तो इसका मतलब आप समझते हैं कि सरकार जानती है कि सरकार से गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं? सरकार ने ना गलती की वजह इस्तीफ़ा दिया, गलती का समाधान इस्तीफ़ा कभी नहीं होता है। गलती का समाधान था नया कानून, पेपर लीक को लेके नया विधेयक, जिसमें 1 साल 1 करोड़ जुर्माना था, उसको बढ़ा के 10 करोड़ जुर्माना किया गया। 5 साल की सजा थी जिसकी 10 साल की गई। जो केस अनलिमिटेड चलता रहता था उसको 3 महीने में खत्म करने का और चार्जशीट फाइल करने का प्रावधान किया। ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, ये संवाद समाधान की तरफ ले जाता है कि अगर पेपर लीक की घटनाएं हो तो लोगों में, समाज में भय पैदा हो, समाज में डर पैदा हो, ये भावना थी, ये सुधारात्मक था। क्या कोई आंदोलन करने वालों ने एक भी रिप्रेजेंटेशन दिया, एक भी ज्ञापन दिया, एक भी मांग पत्र दिया, एक भी सुधारात्मक प्रक्रिया का कोई पालन किया? नहीं। क्यों? क्योंकि आंदोलन करने के लिए, देश को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये चीज, अगर जो संवाद चाहता है वो रिप्रेजेंटेशन देता है, अपनी बात रखता है, अपने सुझाव देता है, अपनी सलाह देता है, वो संसद मार्च नहीं करता है, वो संसद पे हमला करने के लिए तोड़फोड़ नहीं करता है। संसद पर कोई देश का व्यक्ति तो नहीं कर सकता। संसद पे हमला हुआ जब आतंकवादी हमला हुआ,
उस समय यही दिल्ली पुलिस के जवान, जिन दिल्ली पुलिस के जवानों के मुंह, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर तोड़े गए, पथराव किया गया, लाठी डंडे रखे गए, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर, शहादत देकर अपनी संसद को बचाया था, जो इस देश की संसद है। और आज वहां देखिए जाके एक लंबी लिस्ट संसद हमले के मतलब जो बचाने वाले थे उन शहीदों की लिस्ट लगी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट पे एक लंबी लिस्ट दिल्ली पुलिस के जवानों की लगी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बम ब्लास्ट से बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, शहीद हो गए, मार दिए गए, हत्या कर दी गई, लेकिन वो जूझते रहे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या संसद को बचाने में संलग्न रहते हैं। उन पुलिस वालों पर लाठी डंडे चलाए गए। छात्र छात्राएं तो कलम लेकर आते हैं, लाठी कहाँ से आ गई, डंडे कहाँ से आ गए, पत्थर कहाँ से आ क्या गए। चाह रहे थे वो लगातार छात्र वहां पे बैठे रहें, ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उनसे बात करने के लिए सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं सरकार की आया, तरफ से कोई व्यक्ति नहीं बराबर आया? आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो फैसला बाद में लिया है, अगर ये चीजें पहले ले ली गई होती तो जो लाठी चार्ज करना पड़ा है वो चीजें इनके लिए नहीं लिया गया। वो जो 2500 लोग क्रिमिनल उसमें घुस गए, 2500 लोग जिनका FSR फेस रिकॉग्निशन जो की गई थी, सुविधा दी गई इसकी भी थी, जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। हाँ। ऐसे लोग घुस कैसे जा रहे हैं? ऐसे लोग घुसे, उनकी इसी जांच बात को रोकने के लिए वो आंदोलन का निपटारा किया गया कि ये उग्र रूपा चाकू लेके पहुंच गए तो उन छात्रों का क्या होता जो छात्र छात्रा पेपर लीक का विरोध करने आए थे, देश के विभिन्न भागों से आए थे, माता पिता से छुप छुप के आए थे, उनका क्या हाल होता। इसीलिए सरकार ने इस बात को सोचा, कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर लोग गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। सर्जिल ईमान का परिवार पहुंचना, NSA, NIA, आतंक UAPA के केस में बंद उनके पिता उमर खालिद के पिता जब जंतर मंतर पर पहुंचते हैं तो आप देश की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं? आप देश की कुणाल कामरा जो जम्मू कश्मीर और प्रभु श्री राम के लिए, भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो एक मजाक का पात्र बनते हैं, हंसी ठठोले करते हैं जो भारत माता के साथ, कुणाल कामरा, क्या कुणाल कामरा वहां देशभक्ति की भावना उठाने जा रहे थे? क्या जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले, आसाम को टुकड़े टुकड़े करने की सोचने वाले, चाइना का समर्थन करने वाले, भारत में जब वर्ल्ड कप होता है और बाई चांस पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे छोड़ने वाले, और भारत वर्ल्ड कप में क्रिकेट में जब जीतता है तो लोग अपने टीवी तोड़ने वालों से आप आशा करते थे वो आंदोलन में जाके भारत की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, समरसता की बात करेंगे, समाज को जोड़ने के लिए बात करेंगे? कभी नहीं आशा की जा सकती है, कभी नहीं की जा सकती। कौन इसके पीछे आपको समझ में आता है कि अगर ये चीजें आपको लगता है? अरुंधति राय, वहां जो जम्मू कश्मीर में अरुंधति, राय जो जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहती थी, जो 370 और 35A का आज भी विरोध करती हैं, वो वहां पहुंचती हैं, तो आप क्या समझते हैं देशभक्ति की भावना पहुंच रही है, देश राष्ट्र की तरफ निर्माण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां पहुंचे दुख जताने, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौनी बाबा हो गए थे जब इस देश में पहलगाम घटना हुई, हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया, जो हमारी बहनें हाथों में मेहंदी रखी हुई थी और जिन पर आई लव यू जानू लिखा हुआ था, उनकी मेहंदी नहीं छूट पाई। वो हनीमून मनाने गए थे पहलगाम, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गए थे, जिनके सुहाग नहीं, माथे की बिंदिया नहीं हट पाई थी, जिन्होंने अपनी ड्रेसिंग टेबल जो उन्हें दहेज में मिला था उसमें खड़े होके अपने को निहार नहीं पाया था, उससे पहले वो विधवा हो गई, उससे पहले उनका सुहाग छीन लिया गया, उससे पहले देखने से पहले उन्हें अपनी चूड़ियां
तोड़नी पड़ी, अपनी बिंदी छुटानी पड़ी, अपने माथे का सिंदूर पोंछना पड़ा, अपने बिच्छी और पाजेब उतार कर उस अपने पति की चिता पर फेंक देने पड़े कि जा तू तो चला गया, लेकिन मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने पति को समर्पित करती हूं। तबे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई के लोग, ये हीरो, ये हीरोइंस कभी किसी के विधवा के परिवार के घर गए कि बहन हम तेरे साथ खड़े हैं, हमने तुमसे पैसा कमाया है, तुमने हमारी फिल्में देखी हैं, तुमने हमें नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, लेकिन आज तुम्हारे साथ खड़े कोई नहीं उस समय खड़ा। उस समय इस देश में केवल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी खड़े। आपको लगता है कि छात्रों पे जिस पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो अगर छात्रों के समर्थन में, सपोर्ट में अगर वो लोग बोलते हैं तो कौन सा गुनाह कर दिए? बिल्कुल गुनाह नहीं, विरोध होना चाहिए, क्या विपक्ष होना चाहिए, आंदोलन होना जिस चाहिए। तरीके से मारा गया है बच्चों को, क्या लगता है कि वो आतंकवादी थे? पैलेट गन से आप चला रहे हैं, पहली मतलब कुछ भी हो रहा है कि मारो पीटो, हमें समझना पड़ेगा ना कि हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, तो उस तरीके से रवैया रखना चाहिए था प्रशासन को और सरकार को। सरकार ने अपनी तरफ से रखा रवैया, प्रशासन ने अपना तरफ से रखा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस वाले चुटहल खड़े थे। आपको क्या लगता, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, एसीपी अनाथ है क्या? अगर उन्होंने दिल्ली पुलिस में नौकरी कर ली तो क्या अपना मुंह, आंख, नाक तुड़वाने के लिए क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस वालों के बच्चे, बीवी, पत्नी, माँ, बहन, भाई नहीं हैं? क्या वो नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, इसका मतलब वो अनाथ हो गए, वो पिटने लुटने के लिए गए थे? अगर पुलिस बर्बरता करती, अगर पुलिस बर्बरता करती तो कोई आंदोलन हो ही नहीं पाता। उन्होंने लोकतंत्र के आधार पर आने दिया, लोकतंत्र के आधार पर विरोध चलने दिया लोकतंत्र के, लेकिन उन्हें नहीं पता था इस लोकतंत्र की रक्षा में उनके ऊपर हमला हो जाएगा और जो 100 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए। क्या पुलिस का परिवार नहीं होता है? क्या पुलिस के लोग अनाथ हैं कि कोई मारो पीटो, काटो, तोड़ो फोड़ो, चले जाओ? ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, मैंने वो केस लड़ा, इधर किसान था, इधर उसका ही बेटा, उसका ही भाई, उसका ही भतीजा जवान के रूप में 30 कार्बाइन लेके खड़ा था। वो दृश्य भी हमने देखा, लेकिन कोई इस तरह की हिंसा नहीं हुई। किसी किसान ने पुलिस पे हमला नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने किसानों पे हमला नहीं किया, और लंबा आंदोलन चला। पूरी दिल्ली हाईचेक रही, चाहे इधर पानीपत तक, इधर रोहतक तक, इधर मथुरा तक, इधर नोएडा के आगे, उधर बुलंदशहर तक, लगातार हर तरफ पूरा आंदोलन था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब वो जय जवान और जय किसान के, लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को मान रहे थे। यहाँ ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे जो छात्रों को मोहरा बना के आए थे और ऐसा कार्य किया गया। क्या लगता है कौन लोग खाना भेज रहे थे, कौन लोग मोहरा बना रहे थे, कौन लोग चाहते थे कि यहाँ पे दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, छात्र प्रोटेस्ट के नाम पे इस सब चीजें कौन कर रहा था? फेस रिकॉग्निजेशन, एफआरएस जो है उसने पहचान लिए हैं, 2500 की पहचान हो गई है। क्या वहाँ चैन स्निचर, क्या वहाँ किडनैपर, क्या यहाँ गैंगस्टर, क्या यहाँ मर्डरर, क्या यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले, क्या एनडीपीएस की सप्लाई करने वाले, क्या चोर डकैती करने में महारत हासिल करने वाले, लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले वहाँ देशभक्ति का गीत बजाने गए थे? अच्छा, जैसे वंदे मातरम गाने गए थे, भारत माता की जय करने गए थे? नहीं गए थे। वो उपद्रवकारी शक्तियां गई थी जो देश को अस्त्र करना चाहते थे। तो जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे और जो बॉलीवुड से सेलिब्रिटी कुछ ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन कॉल्स गए, उन्हें ये कहा गया कि आपको यहाँ पे आना है हमारे सपोर्ट में, और आपकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टिकट भी भेजे गए। हाँ, टिकट भी बाई फ्लाइट के टिकट आए, लोगों के विदेशों से आए, ट्रेन के टिकट आए, राजधानी के टिकट आए, वंदे मातरम के टिकट आए, पूरा हजरत निजामुद्दीन इसके पीछे वाला एरिया, वहाँ का एरिया, सब जगह फंडिंग हो रही थी। देखिए वही चेहरे, मैं आपको बड़ा लंबा इतिहास बताता, मैं एक लंबा इतिहास बताता हूँ इस देश का। शाहीन बाग हुआ, एसआर की जांच हो रही थी, नागरिकता और वो सब सवाल, वही चेहरे, वही लोग, वही नाम, वही फंडिंग लोग शाहीन बाग में थे। उस आंदोलन में भी वही लोग। किसान आंदोलन शुरू में मांगों को लेके था, बाद में बदलता बदलता किसान आंदोलन भी उन्हीं लोगों के हाथों में आ गया। तब हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, उसमें सैनिटाइज स्टे रहा,
बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, वो तीनों बिल रिपील हो गए। पहली बार देश में ऐसा हुआ, पहली बार सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, पहली बार रिपील किए गए। वो वही लोग थे। एक और बता रहा हूं, हमारे क्लाइंट ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, अभी बरी हो गए कल तो। उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, बेटा सांसद है, हाँ। एक बेटा विधायक, विधायक, हाँ। इतने लोग हैं परिवार में। ठीक है, बेटी भी 55 यहीं पे विद्यालय, रहती हैं। 55 विद्यालय हैं। हाँ। ठीक। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्षों वर्ष तक अध्यक्ष रहे। कुछ उस समय 2023 में हरियाणा में चुनाव होना था। ये सब चुनावी रणनीति है। अच्छा। वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, क्या आपको भी लगता वही है जंतर मंतर है, उनको वही टेंट हाउस है, वही माइक वाला है, वही खाने वाला है, वही होटल वाला है। हर आंदोलन में वही लोग मिलेंगे। जनवरी 2023, निशाना किसी और पे हो जाता है बस। जनवरी 2023 हरियाणा में चुनाव होने थे। टारगेट किया गया भारतीय जनता पार्टी को, निशाना भारतीय जनता पार्टी। निशाने पे आए ब्रजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आई, आंदोलन। किसी के साथ यौन शोषण हो, मैं मानता हूं यौन शोषण होता है, ऐसा नहीं इस देश में किसी के साथ यौन शोषण होता नहीं है, आईटीसी होती नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा बड़ा देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सब कुछ होता है। लेकिन जनवरी 2023 को जब दुनिया नया साल मना रही थी, तब वही लोग ब्रजभूषण के नाम पर जंतर मंतर पहुंच गए, गद्दे रजाई पहुंच गए, हीटर पहुंच गए, गर्मा गर्म हलवा पहुंच गया। यौन शोषण हुआ, आरोप लगाए। क्या कोई कंप्लेंट कराई थी? क्या कोई रिपोर्ट कराई थी? क्या कोई एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कंप्लेंट दी? क्या महिला आयोग को दी? क्या महिला मंत्रालय को दी? कि महिला हेल्पलाइन को दी? क्या संसद मार्ग थाने में दी? क्या जंतर मंतर की पुलिस चौकी पे दी? क्या पुलिस पोस्ट पे दी? क्या डीसीपी नई दिल्ली को दी? किसी को कोई कंप्लेंट नहीं दी गई, सिर्फ आंदोलन शुरू हो गया। लोगों का ये कहना था कि कोई असर नहीं पड़ता, इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली व्यक्ति के आगे हम लोग कुछ नहीं हैं, हमारी चीखें जो हैं दब जा रही हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम किसको दें? सारे उन्हीं के लोग हैं, हम क्या करें? क्या नरसिम्हा राव ये पे बेटियों की पीड़ा है। क्या नरसिम्हा राव पे केस नहीं चला? क्या चंद्रास्वामी पे केस नहीं चला? क्या लालू यादव से बड़ा कोई दमदार बिहार में हो गया, केस नहीं चला? क्या बात दम की बात। ये वो लोग नाम गिनाए मैंने जो प्राइम मिनिस्टर मेकर चंद्रास्वामी, पहला कोट और गाउन मुझे चंद्रास्वामी दिया, प्राइम मिनिस्टर मेकर थे वो। हम बैठते थे 97-96 में उनके यहां, और प्राइम मिनिस्टर की स्लिप आती थी, कार्ड आते थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के C28-29 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जो विश्व धर्मायतन बना हुआ, लाइन लगी रहती थी। सत्ता पैरों के पास पड़ी रहती थी चंद्रास्वामी की। जेल गए, बेल हुई, मुकदमा चला। कहां की पावर? कानून से बड़ा तो कोई एक कंप्लेंट तो लिखता। फिर सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंचे कि हमारा ये चल रहा है आंदोलन। मैं था उस दिन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डबल चीफ जस्टिस ने, आंदोलन का मकसद क्या है? क्या ये पीड़ित है? क्या पीड़ित की शिकायत कहां है? वो तो है ही नहीं। क्या कहीं FIR दी? नो। कंप्लेंट दी? नो। किसी हेल्पलाइन को फोन किया? नो। 100 से 112 नंबर पे फोन किया? नो। कहीं जाइए। चीफ जस्टिस मुस्कराए कि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी आकांक्षाएं। आप जाइए, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, यहीं चले जाना, संसद मार्ग पे ही पास में ही है, या कनॉट प्लेस चले जाना। बहुत थाने पड़ेंगे वहां तक पहुंचते तक, आते समय भी आपको बहुत थाने पड़े। कहीं PCR को दे देना, कहीं किसी को दे देना, FIR आपकी हो जाएगी। सोचिए, राजनीतिक निशाना 723/23 FIR दर्ज हुई, जिसमें कल आपने कहा ना बरी हुई, 22 बरी हुई। राजनीति हुई। जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक लोगों ने जीना हराम कर दिया। दरिंदा, उन्होंने कहा देश की बेटियों, ब्रजभूषण दरिंदा आज कहां है वो? आज कौन माला पहनाने जा रहा है? माफ कीजिए, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कानून उन्हीं का, मीडिया हाउस ने पावर उन्हीं दिखाया। उनका कहना है कि सत्ता उन्हीं की, सरकार उन्हीं की, पावर उन्हीं के हाथ में है। सत्ता उन्हीं की होती, सरकार उन्हीं की होती, पावर उन्हीं का होता, सब कुछ अगर उनका होता तो क्या मुकदमा चलता?
चार्जशीट फाइल होती, चार्ज फ्रेम होता, 127 डेट राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, 127 बार ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर सत्ता होती, सरकार होती, पावर होती, तो क्या 127 बार कोई बाहुबली कहा जाने वाला 6 बार का सांसद 55 विद्यालय चलाने वाला पेश होता? जाके पेश हुए, कोर्ट के सामने पेश हुए, उधर से बहाने आए, कभी बीमार है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन सब कुछ फेस किया, सत्य जीता। परेशान जरूर हुआ सत्य, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य अकेला खड़ा रहता है, उसे कोई भीड़ की जरूरत नहीं, और वो जीत कर निकलता है। आपने शुभकामनाएं दी? हाँ, शुभकामनाएं क्यों देंगे? शुभकामनाएं तो हमने तो अपना काम कर दिया, बधाई तो वो देंगे। उसका जिस तरीके से पिक्चरों में देखा जाता है कि जब कोई बड़े वकील है किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का केस इस तरीके से करते हैं, तो उनको इसी तरीके से बोला जाता है, अब बताइए आपको कहाँ क्या चाहिए, कौन सा आपको वह दिला देना है, कहाँ पे आपके लिए फार्म हाउस खरीद देना है या फिर मॉल खरीद देना है, ऐसा कुछ पूछने होता है? पे नहीं बताने की बात है, अपने आप कर ही देते। हमारे कितने क्लाइंट ऐसे, संत रामपाल दास जी महाराज, आज भी उनकी ब्लैंक एक चेक नहीं, ब्लैंक चेक बुक रखी, ब्लैंक चेक बुक रखी। राम रहीम जी, हाँ, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये साइंड है, कोई कभी चेक बाउंस नहीं होगा, और चेक बुक रखी है, जहां जैसी जरूरत होती वो लिया जाता है। ऐसा भी नहीं बिना लिए काम चल जाए, बिना धन के काम चल जाए, लेकिन फिर भी कार्य तो करना पड़ता है, कार्य करना चाहिए। हम देखते हैं, आप पप्पू यादव जी की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। जी। आपने देखा कि भगवा चोला पहन करके और बढ़िया दान पात्र ले करके जा करके संसद के बाहर बैठ गए और वीडियो बनने लगी, और तमाम समाजवादी पार्टी के जैसे डिम्पल जी हैं, अवधेश प्रसाद हैं, तमाम लोग क्या कहते हैं वहाँ एकत्रित हो गए और आपस में ही चीज़ें करने लगे। कुछ लोग इसको नौटंकीबाजी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव मेरे अच्छे दोस्त रहे, तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनकी। किस बातों का बाढ़ पीड़ित होती तो पप्पू यादव इतने पानी में खड़ा होकर बहुत कंबल बांट रहा होता है, खाना बांट रहा होता है, भोजन बांट रहा बिल्कुल होता है, बीच में जाकर लोगों के लिए लड़ रहा होता है, लोगों के लिए संघर्ष कर रहा होता है। हमें पप्पू यादव बहुत अच्छा लगता है। पप्पू यादव सदन में बोलता है, अच्छा लगता है। पप्पू यादव लोकतंत्र की बात करता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब वही पप्पू यादव जो खूब मोटे बेल्ट की पैंट पहनने वाला, खूब लूज शर्ट पहनने वाला अपनी हेल्थ के अनुसार, वही पैंट और शर्ट उतार देता है और भगवा मंगाता है, और भगवा पहनकर रुद्राक्ष की माला, सावन का शुरुआत हुई थी, भोले बाबा के सावन पवित्र महीने की शुरुआत हुई थी, उसी दिन रुद्राक्ष की माला वही पहनता है पप्पू यादव। तिलक मंगाता है, जो कभी नहीं टीका लगाता वो टीका मंगाता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, संसदीय गरिमा का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का अपमान करता है। तब मुझे वो पप्पू यादव अपना दोस्त नहीं लगता, अपना मित्र नहीं लगता, तब मुझे वो सनातन का विरोधी लगता है। और सनातन का विरोधी, भारत माता का विरोधी, राष्ट्र का विरोधी, राम का विरोधी, राम दरबार का विरोधी, अयोध्या का विरोधी, जो भी कोई होगा मेरा विरोधी है, विरोधी था, विरोधी रहेगा। क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए 14 दिन में जेल गया था, कार सेवक के रूप में 14 दिन जेल मैं गया था, पप्पू यादव जेल नहीं गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए। 14 दिन मेरी मां भूखी रही थी, क्योंकि उसका लल्ला, उसका बेटा जेल में था। पप्पू यादव की मां भूखी नहीं रही थी। मेरे परिवार की बहन, मेरा भाई, मेरा पिता परेशान हुआ था कि जेल चला गया। पप्पू यादव का परिवार नहीं दुखी हो, इसलिए दुख होता है मुझे। और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जब केस लड़ा गया, तो वो केस भी लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो दुर्भाग्य था मेरा, जब हम देखते थे अपने माता पिता के साथ जाके अयोध्या में टेंट पानी से चू रहा है, टेंट फटा पड़ रहा है, और राम लला उस फटे चूते हुए पानी के टेंट में बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगती थी कि जज साहब क्या टेंट बदलवा लूं? अरे राम मेरे, लेकिन राम धरती, भारत मेरा, लेकिन टेंट बदलवाने के लिए भी एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट में, इन सरकारों की, इन अदालतों की नाकामी की वजह से।
तो उनका अधिकार है विरोध प्रदर्शन जैसे उन्होंने किया। और राम मंदिर में जो चीजें हुई, क्या उसको- संतों ने चुराया? क्या भगवान ने चुराया? क्या रुद्राक्ष की शिव जी की माला ने चुराया? कि तुलसी ने चुराया? कि तुलसी की माला ने चुराया? किसने चुराया ये तो बता दो। चुराया ट्रस्ट के लोगों ने, चुराया जो उसमें काम कर रहे थे, चुराया जो नाम लिखे गए, बरामद हुई उनसे किसी संत, किसी भगवा, किसी भेषधारी, किसी त्रिपुंडधारी ने तो कोई चोरी नहीं की थी, उन्हें तो कोई चोरी नहीं की। अच्छा ये बताइए, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट है पे मतलब फेस पे वो एक पेज बनता है और उसमें तमाम मिलियन लोग जो है जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर के एक पेज बना, उसमें कई कई मिलियन जो है 7 मिलियन 8 मिलियन लोग धड़ाधड़ जुड़ गए और एक एंटी रिजर्वेशन। तो इसी तरीके से किस तरीके से आप देखते हैं जो ये अगर ये आंदोलन ये लोग आकर के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाहते हैं या फिर अपनी बातें रखते हैं, तो आप किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैंने यूजीसी जब आया, यूजीसी का केस लड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, इन सब ने, राघवेंद्र सिंह राजू जी, वो पूर्व सांसद रहे क्या? पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर जौनपुर। हरिवंश सिंह जौनपुर के, उन वो याचिका करता है हमारे, अच्छा। उनके भी बहुत विद्यालय हैं। जिस दिन यूजीसी का आया वो रात भर सो नहीं पाए, सुबह सुबह मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको समाधान करेंगे, अगर गलत है। हमने उसका रिसर्च किया, गैजेट मंगाया, पूरा आ गया यूजीसी पे, हमने उस पर कार्य किया, पिटीशन लगाई, रिप्रेजेंटेशन दिया पहले मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर को, सबको। उसके बाद हमने उस पर याचिका लगाई और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, हमारी याचिका मंजूर हुई और स्टे मिला और उसके बाद सैनडाई स्टे दिया गया। इसका मतलब गलत था, भेदभाव वाली नीति आई, गलत था। हमने कहा उससे द्वेष फैलता और ज्यादा, दोष फैलना शुरू हो गया, रक्त रंजित आपस में क्रांति होगी, हो जाती है। मंडल कमीशन 2 हो जाता, जैसा मंडल कमीशन 1 आया था, मंडल कमीशन 2 हो जाता। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज बहुत पवित्र स्थली है, बहुत धार्मिक स्थली है, एशिया का सबसे प्राचीन हाईकोर्ट वहाँ, बिल्कुल सबसे अच्छी बार वहाँ, आप वहाँ से आते हैं। इलाहाबाद की सर्वधर्म संभाव और गंगा जमनी सभ्यता दुनिया में मिली, बिल्कुल। उस गंगा में, उस यमुना में, उस सरस्वती में, उस संगम में जब 60 करोड़ लोग एक साथ नहाते हैं, कोई किसी से जाति पूछता है, कोई किसी से क्षेत्र पूछता है, कोई किसी से भाषा पूछता है, कोई किसी से संप्रदाय पूछता है, कोई किसी के रंग पर सवाल उठाता है, कोई नाटे मोटे पतले छोटे पे सवाल उठाता है, कोई गुवाहाटी से आता है, कोई चौपाटी से आता है, कोई कन्याकुमारी से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई अटक से आता है, कोई कटक से आता है, कोई खाड़ी से आता है, कोई पहाड़ी से आता है, कोई देश से आता है, कोई विदेश से आता है, कोई गोरा आता है, कोई अफ्रीका से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, लेकिन सब लोग एक साथ पवित्र गंगा मैया में एक भीड़ में जाते हैं, एक भीड़ में आते हैं। कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हमारी भाषा अलग, वहाँ भंडारे चलते हैं, तमाम हर तरीके की आप कोई चले जाइए, खाओ, पूरी सेवा, और किसी से कुछ पूछा नहीं जाता। कुछ पूछा नहीं जाता। फिर यूजीसी क्यों? क्या ट्रेन पर जाति पूछी जाती है? नहीं। रिजर्वेशन में जाति पूछी जाती है कि आपकी क्या जाति है, आपको किस कंपार्टमेंट में दूं? फ्लाइट में आपके पड़ोस की जाति पूछ के टिकट दिया जाता है, अस्पताल में जाति पूछी जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते समय जाति पूछी जाती है, ट्रैफिक में गाड़ियां रिलीज होती है उस पर जाति पूछी जाती है। जब फिर कहीं जाति नहीं है, जाति है शादी ब्याह के लिए, धर्म है शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई में क्यों फिर जाति पूछी जाने लगी? जाति के आधार पर क्यों भेदभाव होने लगा? क्यों टीचर से प्रोफेसर से एफिडेविट मांगे जाएंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे कि जाति ही जब अगर खत्म हो जाए तो सारा समाधान निकल आए। सबसे और ये अच्छी जाति जो है ये ब्राह्मणों ने बनाई है। देखिए, कभी किसी ने जाति नहीं बनाई, ये ब्रह्मा जी की बात आप कर सकते हैं। भेदभाव और क्यों जाति करते हैं? वर्ग ऐसे नहीं है। हमारे अगर शरीर की रचना करें, आज मनु पे लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हाँ, मनुस्मृति पे बिल्कुल ये बात क्या है? ब्राह्मण बताया गया। हम्म, ब्राह्मण मतलब ये चलता नहीं है खुद, लेकिन सब चीजें देखता है, हम्म, बोलता है,
खाने के लिए सूंघता है, खराब चीज तो नहीं आ रही, कान से सुनता है कोई गाली दे के दुश्मन तो नहीं आ रहा है, पता रखता है, ये सारा चलाता है। फिर आते हैं क्षत्रिय, ये रक्षा करता है। अगर इस पर लाठी पड़े, क्या ये हाथ ऐसे बैठे रहेंगे? हाथ रखे रहेंगे नहीं, जैसे लाठी आएगी हाथ ऊपर, तलवार आए हाथ ऊपर, हाथ कट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन इसकी रक्षा करना नहीं चाहिए। अब आता है क्षत्रिय हो गया, रक्षण का काम, सुरक्षण का काम, सबका काम, और किया भी। देश की आजादी में लेके आज भी हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो होते हैं, कोई जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सब लगातार लगी हुई है। ये आया वैश्य, ये पूरा हिस्सा, इसका क्या काम है? भरण पोषण करना। यहाँ भोजन होता है, आग्नेय रस है, पचता है, पूरे शरीर को ताकत देता है। क्या ये ताकत इस अंगूठे को नहीं देगा? बिल्कुल। वो क्या इसको चोटी को नहीं देगा, कान को नहीं देगा, इन उंगलियों को नहीं देगा? सबको पाल रहा है, सबको पोष रहा है, सबको खिला रहा है, सबको ताकत दे रहा है, खून हार्ट सब कर रहा है। इसके बाद आता है ये पैर, जिन्हें कह दिया गया हमारा दलित समाज, 4 वर्गों में बांटा गया। क्या पैर में कील लगती है तो ये हाथ नहीं देखते तो हैं? दलित पैर में ही क्यों गया? क्योंकि वो सबको लेके चलता है, सबको संभाल के चलता है, तब उनके मन में दौड़ता भी है, इसके हिसाब से चलता है, इसके हिसाब से चलता है, ये इसको चलाता है, ये सबको चलाता है। ये कहता है चल तेज दौड़, मुझे दुश्मन से लड़ना है, तलवार हाथ में होती है, हाथों से नहीं चल के जाता है, हाथों से नहीं महाराणा प्रताप चलने के गए, पृथ्वीराज चौहान ऐसे नहीं चल के गए, पृथ्वीराज चौहान तलवार लेके गए, शिवाजी तलवार लेके गए, चलने में पैर थे। हमारा यही समाज था, भील थे जिन्होंने तलवारें बना के दी और युद्ध लड़े, देश के लड़े। उस समय जातिवाद नहीं था, उस समय यूजीसी नहीं था, उस समय SC ST एक्ट नहीं था, नहीं तो भील नहीं लड़ते, भील नहीं लड़ते, कहार नहीं लड़ते, धोबी नहीं काम करते, नाई नहीं काम करते, कोई नहीं काम करता, सब आरक्षण लेके बैठे रहते और महाराणा प्रताप अकेले घास की रोटियां खा खा के मर जाते। पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं लड़ पाते और शिवाजी कभी नहीं लड़ पाते। अच्छा, ये जो उनके मन में फिर जो चीजें बैठी है, जैसे उनका ये कहना है कि आप पीछे चले जाइए अगर, तो हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, गगरी बांध दी जाती थी हमारे गर्दन में, झाड़ू बांध दी जाती थी, अस्तन कटवा दिया जाता था। ये सारी चीजें फिर क्या है? क्या ये कौन कह रहा है? तमाम लोग कह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, रुकिए, भीमराव अंबेडकर जी के साथ छुआछूत किया जाता था। सुनो बताता हूँ। अंबेडकर को पढ़ाने वाला कौन? नाम बताइए महाराजा का, गुजरात के। हाँ, वो महाराजा थे गुजरात के, राजपूत क्षत्रिय थे। छुआछूत करते तो अंबेडकर को विदेश पढ़ने क्यों भेजते? पैसे लगे होंगे, पावर लगी होगी, सिफारिश लगी होगी। उन्होंने अपना एक कैलिबर ये नहीं सोचा अंबेडकर दलित है, उन्होंने सोचा हमारे गुजरात, हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश, हमारे भारत का डॉक्टर भीमराव थे। तब डॉक्टर नहीं थे। अंबेडकर नाम की देना किसने दिया? ब्राह्मण ने दिया। उसका ब्राह्मण था जिसके अंबेडकर नाम दिया। ब्राह्मण ने अपनी 2 बेटियां अंबेडकर की पत्नी बना के दे दी कि जाओ भीमराव, अपना वंश चलाओ, बच्चे पैदा करो, योग्य पैदा करो और देश के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, हिंदुस्तान के लिए। वो ब्राह्मण था जिसने अपनी 2 बेटियां दे दी उन्हें। किसी ने इस बात को कहा? इस ब्राह्मण ने छूत माना होता तो बेटियां देता, पकड़ के ले आता। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन दी, सब कुछ दिया। पहले कानून मंत्री बनाने वाला, पहले कानून मंत्री बने तब क्या SC ST था? पहले कानून मंत्री जब बने भीमराव, रिजर्वेशन था? नहीं, ना रिजर्वेशन था ना SC एक्ट, पहले कानून मंत्री बने। ये जो लगाए जाते आरोप हमारे समाज की संरचना है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, ये जातिवादी की राजनीति करने वालों ने बनाए हैं, जो जातिवादी राजनीति करते हैं। कहां बहन मायावती ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते 4, बोला गया था राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, चुनाव। अब भाई उसी पे आ रहा हूं, अभी कहा। उसके बाद जब चुनाव में दूसरा माहौल बदला तो उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो बोला गया। और आज बहन मायावती जी वही बदलते परिवेश में बोल रही हैं कि सवर्ण समाज ने दलितों का सदैव सम्मान भी किया, सुरक्षा भी की, संरक्षण भी किया, सहयोग भी किया, सहायता भी की।
आज वो बोल रही हैं। परिस्थितियां राजनीतिक स्तर से बदलती, ये वो लोग कहते हैं हमारे समाज में। आप भी उस परिवार से आते हैं। उस पे तमाम ऐसे वीडियोस भी आए हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट कि आपको फिर से भीमा कोरेगांव बना देंगे, आरक्षण के बारे में बोला तो ये कर देंगे, रक्त बह जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं कि मतलब जो भाईचारा है इसमें द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? ये लोग वही हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया। अब मैं बताता हूँ आपको, हमारी सामाजिक संरचना क्या थी। विवाह होता था तो लड़की वाला लड़के वाले का एंगेजमेंट तिलक चढ़ाने आता था। तो लड़के वाला क्या कहता था, देखो भैया आप हमारे यहाँ आओगे, आप हमारे दामाद के लिए कैसे कपड़े लाना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लड़की के लिए कपड़े कैसे लाना कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने होने वाले दामाद के लिए कपड़े लाना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कैसा लाओगे कोई फर्क। लेकिन जो हमारे पझारू हैं, पधारू, हाँ, जो हमारे गांव के पझारू हैं, उनमें कौन है, धोबी जो हमारे कपड़े धोता है, नाई जो हमारे बाल मालिश तेल सब कुछ करता है, मोची जो हमारे जूते और हमारे उन व्यवस्थाओं को करता है, कहार जो हमारे सब्जी का काम कराते थे, कुम्हार जो हमारे मिट्टी के बर्तन। आज तो सब चीजें चलने लगी, उस समय नहीं थी सर, उसने कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। भड़भुंजे, किसान, मतलब ये सारी संरचना वाल्मीकि। पहले तो शौचालय नहीं थे, शौचालय नहीं थे, वो काम था सफाई करना। किसी भी शौचालय साफ करने वाले के घर में कभी खाना नहीं बनता था, उसका खाना हमारे सबके घरों से जाता था। सुबह सुबह वो शौचालय साफ करते थे पूरे गांव के, फिर नहाते थे धोते थे, तब तक उनके लिए हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारी मामी सब भोजन बना के रखती थी और वो थाली लेके आती थी, उनके थाली में डाल के झांक के उन्हें दे दिया जाता था। पका पकाया भोजन, देशी घी पड़ा हुआ भोजन। किसने ये दिखाया, किसने बताना चाहा कि हमारी सामाजिक संरचना समाज को जोड़ने वाली थी? हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और जब तिलक चढ़ता था तो सबसे अच्छे कपड़े, सुनिए, सबसे अच्छे कपड़े धोबी को, कहार को, कुम्हार को, मोची को, नाई को दिए जाती थी। और जब फसल उठती थी तो हमारे घर में अन्न, धान चावल, धान गेहूं, सरसों, दालें बाद में आती थी। पहले उनके बोरे भर दिए जाते थे और कह दो ये नाई का बोरा है, ये कुम्हार का बोरा है, ये धोबी का बोरा है, ये मोची का बोरा है, और सब उनके घर में पहुंच जाते थे। हमारी ये संरचना रही है। तो गांवों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये भी देखने को मिलती हैं कि जैसे उनके लिए अलग कप, अलग बर्तन, मतलब कहते हैं आज भी उनको खटिया में नहीं बैठने दिया जाता, कुर्सी पे अपने सामने नहीं बैठने दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से? और इसका भी आपने उत्तर नहीं दिया है कि जो वाकई वो कह रहे हैं कि हमें हांडी बांध दी जाती थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, इन सब चीजों पे मैं बता रहा हूँ। कुम्हार ये पानी नहीं पीने दिया, क्या जो कुआं होता था, पहले कुआं होते थे, क्या कुआं उल्टा कर दिया जाता था? ये दलित आएगा, अब कुआं को उल्टा कर दो, अब कुआं को टेढ़ा कर दो, अब कुआं के पे बाउंड्री बना दो, अब कुएं पे ताला डाल दो, अब कुएं को कौन मना करता था? कहाँ मना करता था? किसलिए मना करता था? यहाँ प्याऊ चलते थे, प्याऊ चलते थे, शरबत पिलाए जाते थे, गर्मियों में प्याऊ जलदान किया जाता था हमारे यहाँ। हमारी माता जी ने पूजा के 12 फूल सुनाए, याद कराए, प्यासे को जलदान करो, नहीं उन्होंने बताया किसी दलित को जलदान मत करो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित का आदर सम्मान, गृहहीन को द्रोह दान, रोगी को औषधि का दान, शिक्षा को शिक्षा का दान। ये दान बताए हमारे यहाँ, दान सर्वोत्तम बताया गया। दान दिए धन ना घटे, घटे न संचय नीर, और परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। कहाँ दान में जातिवाद थी? कहीं दान में जातिवाद था? नहीं था। ये राजनीति के लिए लाया गया। इसीलिए प्राचीन राजशाही परिवार सफल थे, वहां न्याय होता था, फैसले होते थे और सबका सम्मान होता था। वही था जब राजा अपनी माला, सोने की चैन और हीरे तोड़ के दे देता था अपनी प्रजा के लिए। वो देखा है। ये लोग गलत अवधारणा फैला रहे हैं। इस तरह की बातें करना पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से अमानवीय है। ये जातिवाद फैलाया गया राजनीति में।
लोकतंत्र के बाद जब वोट बैंक की राजनीति आई उसके बाद, उससे पहले कुछ नहीं। क्या लगता है कुछ हो पाएगा आरक्षण में या फिर नहीं? अभी देखिए, आरक्षण आपको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धब्बा है। जातिगत आरक्षण, आप दुनिया भर में जाता हूं, किसी भी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है, किसी भी देश में। वहां सर्टिफिकेट, वहां छुआछूत भी तो नहीं है, यहाँ कहाँ छुआछूत, मतभेद तो नहीं है, मनभेद तो नहीं है। मेट्रो में कहीं लिखा है ये दलित की लाइन है, ये जनरल की लाइन है, ये पंडित जी की लाइन है? गांवों में किया जाता है। कहाँ लाइन है? मुझे तो नहीं दिखी। पंचायत में लाइन दिखती हो, कई चुनाव में लाइन चलती हो, कई घरों में लिखा हो ये दलित की सीट है, ये है। जिस देश में, आपने कह दी सारी बात, जिस देश में दो राष्ट्रपति, आर वेंकट रमन, उसके बाद इनसे पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, अभी ये अभी आदिवासी। राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं मानता हूं मैं। राष्ट्रपति पूरे देश का, राष्ट्र का पति होता है, पिता होता है एक तरह से। लेकिन जिस देश में राष्ट्रपति दलित रह चुका हो, आदिवासी राष्ट्रपति हो, महामहिम हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित रह चुके हो, जबकि ये पद जाति से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, लेकिन क्या इसके बाद भी आप कह सकते हैं भेदभाव हो रहा है, जातिवाद है? इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी कोई कह सकता है? अभी जरूरत है आरक्षण की, या फिर क्या कहते हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। जातिगत आरक्षण कैंसर से भी भयंकर है, और जातिवाद के आरक्षण की वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। विदेशों में लोग, बच्चे चले जाते हैं, कहते यहाँ तो आरक्षण है, यहाँ तो 30% वाला पास होगा, 90% वाला पैदल रहेगा, वो बिना बेरोजगार रहेगा। जो साथ जाता है, एक मोटरसाइकिल पर बच्चे निकलते हैं, 2 मोटरसाइकिल चला रहा है, वो पंडित जी का लड़का, ठीक है, पीछे बैठाला उसने, अपने पड़ोस के घर वाले को बैठा लिया, उसने फ्री में फार्म भरा, उसको फ्री की कोचिंग है, उसको कोई ट्यूशन फी नहीं, उसको हॉस्टल फ्री का मिल रहा है, ठीक, उसके फार्म की कोई फीस नहीं, वो आराम से थोड़ी देर पढ़ता है, सोता है, खाता है। वो पंडित जी का, वो राजपूत, वो सवर्ण का बच्चा है, इसलिए उसकी फीस भर रहा है, कोचिंग दे रहा है, ट्यूशन फीस दे रहा है, सब जगह फीस दे रहा है, वो रात भर पढ़ रहा है, 90% उसके नंबर आ रहे हैं। वो 90% वाला बेरोजगार 30% वाला उसका बॉस बन गया। ये गलत है देश। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और उनकी बात सरकार ने मानी, ठीक है, आपको लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पे ये मतलब फिजूल की चीजें हैं, कोई कुछ नहीं मानने वाला है, ये आप कितना भी कह दीजिए, लेकिन सरकार इसे कभी नहीं समाप्त कर सकती, ये भी एक फैक्ट है, इसे मानते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, फिर रक्त रंजित क्रांति होगी, लोगों में विद्रोह होगा, फिर वही होगा, गाली गलौज, वही हिंसा होगी, वही छात्र अपने आप दुखी हो चुके हैं। छात्र, सवर्ण समाज का अपराध नहीं है कि अगर वो सवर्ण समाज भारत में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, फिर ब्रेन ड्रेन होगा, विदेशों में जाएगा, मनी ड्रेन होगा, पैसा विदेशों में जाएगा, फिर वो क्यों आएगा? वही रहेगा, वही अपने बच्चे पैदा करेगा, वही शादी करेगा। लास्ट के 2-3 सवाल हैं आपसे कि चलते चलते, कि जैसे कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन खास तौर पे जब आपको लोग सुनते हैं एपी सिंह का, तो सबसे पहले जिक्र आता है निर्भया कांड में। जी, आपने उस बच्ची जिसके लिए पूरा देश खड़ा था, उसके विरोध में, मतलब जो भी कातिल हैं, जो भी जिनको देश चाहता था कि इनको फांसी की सजा मिले, आप उनके बचाव में नहीं, देखिए, हमारे पास माता जी अक्षय ठाकुर की पत्नी हमारे दीपाली 370 कोठी पे आई। वहाँ के बाद वहाँ वालों ने कह दिया माता जी के पास जाओ, अगर तुम ऐसे चाहते हो, बड़े परेशान हो। तो माता जी हमारे फार्म हाउस प्रकाश है, जीटी करनाल रोड पे, बूढ़पुर पे, वहाँ थी। तो वहाँ गए, वहाँ जाके मेरी माँ सहृदय है, और उन्होंने देखा परेशान है, एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके दिसंबर जनवरी की ठंड में भटक रही है, बता रही बिहार से आई हूँ, मेरा कोई नहीं, दिल्ली में आई हूँ। और किसी भी एडवोकेट की मशहूरी जेल से होती है, बाहर से। जेल में जब अपने अक्षय ठाकुर से मिलने गई, तब उसको बताया, जेल वालों ने बताया कि अगर एपी सिंह लड़ लेंगे केस तो हो सकता है। तो वो उन्हें नंबर लेके, नाम लेके ढूंढती घूम रही थी। तो मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, केस लड़ देंगे तुम्हारा। उसे ये डर था, बड़े वकील हैं, बहुत पैसे लेंगे, उसकी हालत कमज़ोर थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसा महत्व तो इतना नहीं रखता, मैं अपने बेटे से कहूँगी तो वो लड़ेंगे। ऐसा कोई केस जिसका गिल्ट आज तक आपको हो कि वाकई ये हमने गलत ले लिया? ये नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने सारे केसों पे गर्व है, सब में मुझे सफलताएं मिली, सब में मुझे जीवनता मिली।
और कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। ये निर्भया- आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, देश की जनता डिसाइड कर सकती, लेकिन हमने हर केस में संवैधानिक चर्चा की, एकेडमिक चर्चा की, और हमारा हर केस लैंडमार्क जजमेंट के रूप में आने वाले वकीलों, आने वाले पुलिस अधिकारी, आने वाले न्यायाधीशों, आने वाले प्रोसिक्यूटर, आने वाले जो भी लॉयर हैं, लॉ से जुड़े हुए, सबके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बनके शिक्षा भी देगा, ज्ञान भी देगा, योग्यता भी देगा। ये मैंने वर्ष 3 दशक की, लगभग 30 वर्षों की वकालत में मैंने देश को दिया है और देश को देता रहूंगा, और सदैव जागरूक की तरह, एक जीवंत ज्वलंत जागृत की तरह कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। मेरी माँ ने मुझे बचपन में पढ़ाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। बचपन में मुझे याद करा दिया, लेकिन मेरे माता पिता ने, जब मैं वकालत के पेशे में उतरा, चंद्रा स्वामी जी ने पहला कोट और पहला गाउन और मेरा बैंड बांधा मुझे, तब मेरी माँ ने शाम को बताया था कि अब तुम्हें अपने जीवन में इसको अपनाना है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये भावना रहनी चाहिए। और वकील जो चाह जाए, जो करने पे आ जाए, अपनी पे आ जाए, तो निश्चित तौर पर उस क्लाइंट का भला भी होता है, और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलता भी है और दिखता भी। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये हैं मशहूर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी, जिन्होंने अपने तर्कों के साथ में सारे सवालों के जवाब दिए, उन्होंने अपने विचार रखे। और आपकी इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, एज न्यूज़। धन्यवाद।